नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप पाठशाला में आज कुछ बताएं आपको। उससे पहले आपको दिखाते कुछ तस्वीरें जो कि आपके लिए देखने बेहद जरूरी है। ये समीर वानखेड़े की तस्वीरें। A four-member team will be sent to Bombay tomorrow. Do you believe you've conducted a fair and a justified trial? Absolutely. How strongly do you stand by that? 100%. नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं, आपके जो कागजात है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लेकर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। This is not become. Sir, this is. Sir, this is Let me go, please. political development in Maharashtra. This has become a political debate in Maharashtra. आप थोड़ा इधर दरवाजा ओपन कीजिए या इनको हटाइए। वानखेड़े साहब जो वानखेड़े साहब जो आप इधर ही ओपन कीजिए। वानखेड़े साहब कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो कंप्लेन तो देंगे आप। देखेंगे। तो ये समीर वानखेड़े जी हैं जो स्पेशल एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं दिल्ली आने के बाद। इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं और मीडिया कर्मियों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं जो तमाम आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए गए, उनके दिल्ली पहुंचने की वजह, उनके आगे का कोर्स ऑफ एक्शन। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। समीर वानखेड़े इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके और कह रहे हैं कि इस मामले पर मैं फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि एयरपोर्ट के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं। मीडिया कर्मी लगातार उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया कर्मियों को कोई कमेंट, समीर वानखेड़े कोई कमेंट नहीं दे रहे। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ पर खबर दिखाई जाने के बाद समीर वानखेड़े के केस में उनके ऊपर विजिलेंस जांच के आदेश भी हुए हैं। Let me लगातार ये बात की जा रही है कि आपके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई गई है, तो कहीं यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े हमारे साथ हैं। सर, आप दिल्ली किस पर्पज से आए? भाई माइक रुकिए। मैं जाऊं नहीं जाऊं? नहीं, आप जाइए सर, बस ये बता दीजिए सर, दिल्ली किस पर्पज से आए? अरे मैं प्री प्लान कोई मीटिंग है उस वजह से आऊं भाई। से मिलेंगे सर, आप डीजी एनसीबी से मिलेंगे सर। Sir, there is a four-member team that will be sent to Bombay tomorrow. पहले बयान होते हैं, उसके बाद विटनेस क्यों बदल जाते हैं? आपको इसमें क्या कहना है? जाऊं, बाहर जाऊं मैं। सर, कल क्या मूवमेंट रहेगा? अच्छा, एक बता सके कि कल क्या मूवमेंट रहेगा? क्या आप एनसीबी Will you be meeting the DG NCB? क्या दिल्ली डायरेक्टर से आप कुछ रखेंगे सर? एक मिनट। Can I go? You will be hurt. Yeah, you be in the side. सर, क्या आप एनसीबी चीफ से मिलकर भी अपना पक्ष रखेंगे सर? अरे आराम से। आपने अपना पक्ष रखा है, काफी अच्छे से पक्ष रखा है, तमाम जवाब आपने दिए हैं। अब अधिकारियों बड़े उनके सामने आप क्या बात सर, बोलेंगे? क्या आप एनसीबी चीफ के सामने अपना पक्ष रखेंगे? कल आपको अरे आप लोग कोई एक सवाल पूछिए ना। अरे आराम से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितना भी ये सिनेरियो बना है, Do you think it's a fair and free investigation? Of course, yes. तो जितना भी ये There is a team that समीर will be sent वानखेड़े to Bombay. एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज दोपहर में जब टाइम्स नाउ नवभारत ने समीर वानखेड़े से पूछा था उनकी दिल्ली विजिट को लेकर के, तो समीर वानखेड़े ने कहा था कि वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगातार टाइम्स नाउ नवभारत आपको बताता रहा कि समीर वानखेड़े आज दिल्ली पहुंचेंगे और उस खबर पर मोहर लगाती हुई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर समीर वानखेड़े, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। ड्रग्स मामले में कई केस सामने आए और उन केसों को प्रमुखता से हैंडल किया समीर वानखेड़े ने। और हाल ही के दिनों में जिस मामले में एक हाई प्रोफाइल केस का तूल पकड़ा, उस मामले में जो गवाह थे, उन गवाहों की तरफ से कुछ आगे की तस्वीरें भी सामने आई गई। उन गवाहों की तरफ से कई अलग अलग दावे किए गए और उन अलग अलग दावों में शक की सुइयां समीर वानखेड़े का नाम लेकर के उनके ऊपर उठाई गई उन्हीं गवाहों के द्वारा। वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाए, वो तस्वीरें आपको दिखाई और अब आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर विजिलेंस जांच पहुंच चुकी है की बात हो चुकी है समीर वानखेड़े के लिए। हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अनुज, बताइए जरा कि आपने जब बात करने की कोशिश की समीर वानखेड़े से तो क्या कहा उन्होंने? जैसे कि उनका यही कहना था कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो आरोप उन पर लगे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। हालांकि जब हमने ये सवाल पूछा उनसे कि आपको एनसीबी ने क्या सम्मन किया है, किस मकसद से आप यहाँ पर आए, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि उनका कुछ पहले से ही एक मामले का शेड्यूल था इस बाबत, वो यहाँ पर आए हैं। किसी तरीके से उन्हें एनसीबी की तरफ से नहीं बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही आज समीर वानखेड़े पहुँचे, चूँकि यहाँ पर
पहले से ही जी। मीडिया का पूरा जमावड़ा लगा हुआ था। उनसे लगातार कई तरीके के सवाल उनसे पूछे गए। उनसे ये पूछा गया कि जिस तरीके से आपके ही विटनेस ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ उनसे ये भी पूछा गया कि अब एनसीबी पूरे मामले की विजिलेंस इंक्वायरी जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से आरोप लगे उस पर साफ साफ उनका यही कहना था कि वो सभी आरोपों को वो खारिज करते हैं, वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले ही समीर वानखेड़े जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी वो यहाँ से निकले हैं। जाहिर सी बात है कल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगे हैं उसके मद्देनजर हो सकता है कि कल वो इस बाबत जो है वो डीजी से भी मुलाकात करे और अपना पक्ष रखे। जिस तरीके से ये पूरा मामला है, लगातार समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां तक नवाब मलिक की बात की जाए और अब उन्हीं के विटनेस ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर ही फिलहाल जो है वो बिल्कुल अनुज, टाइम्स नाउ नवभारत ने समीर वानखेड़े से दोपहर में बात की थी। उन्होंने भले ही बात करते हुए नकारा था कि वो दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हमने लगातार दर्शकों को बताया कि वो आज दिल्ली पहुंचेंगे और टाइम्स नाउ नवभारत के उसी दावे की पुष्टि करती हुई ये तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। समीर वानखेड़े के दिल्ली पहुंचने के पीछे की कहानी क्या है, जो आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है या कितने झूठे वो आरोप हैं, इसी को नापने के लिए विजिलेंस की जांच की बात भी कही जा चुकी है। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद क्या रिएक्शन रहा समीर वानखेड़े का, एक दफा फिर सुनवाते हैं आपको। We will give proper answer to everybody. सर कैसे Side. क्या है समीर वानखेड़े साहब हमारे सर क्या पर्सनल What do you have to say, sir? I will say, विजिलेंस इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए गए हैं let me pass. सर बस एक मिनट एक जवाब दे ले Side, please, side. आप दिल्ली आए हैं सर पूछताछ के लिए आपको Side, please, side. Purpose of your visit? किनारा क्या रिश्वत की बात भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि Side. 30 करोड़ की मांग करने की एक कोशिश की गई और ये भी कहा गया कि आपका भी मिल सकता है। क्या गोसावी को पहले से जानते थे? Side, क्या please. गोसावी को पहले से जानते थे? आपका मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। Sir, there are a lot of allegations that are coming in your name, sir. अच्छा आपका मूवमेंट क्या है समीर जी, आपका मूवमेंट क्या है सर? वानखेड़े साहब कुछ तो बोलिए। 25 करोड़ का एलिगेशन है आप पे, फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने का एलिगेशन है। आपने मेरे फादर की स्टेटमेंट देखी, आपने हमारे जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया वो देखा आपने? जी सर, जो मेरे फादर की स्टेटमेंट जो हमने प्रेस रिलीज इशू किया देखा आपने? उसमें सब जवाब है, तो आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सर गोसावी को पहले से जानते थे? आप किरण गोसावी को पहले से जानते थे? Sir, there are allegations that he has fixed it. मिलकर ये रेड प्लान की सर एलिगेशन में आपका कोई स्टेटमेंट है? लेट मी टॉक कैसे करूं, अभी देख नहीं रहा हूं माइक लगा हुआ है। Give us a proper mic. I will just 1 minute. एक बयान आप जारी करिए क्योंकि और 8 करोड़ रुपए आपको मिलने थे, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। और जैसी छवि आपकी रही है ये काफी देखिए किस तरीके से एलिगेशन लगातार आ रहे हैं। एक मिनट कहाँ स्टेटमेंट आ रहे हैं? अरे एक मिनट, शांत लेट मी एक शांत। विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है, कहीं कुछ एविडेंस कुछ इनिशियली मिला है तभी ये इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखाई हमने समीर वानखेड़े की, जो कि इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनसे टाइम्स नाउ नवभारत ने सीधे सवाल भी किए, लेकिन समीर वानखेड़े सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से खुद को बचाते हुए दिखाए थे। अब बात करते हैं कि पाठशाला में आपके लिए आज क्या है। सबसे पहले बताते हैं आपको कि आज पाठशाला में क्या क्या वो मुद्दे हैं और क्या क्या वो चैप्टर हैं जिनकी पूरी डिटेल, जिनकी पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। पाठशाला में बात होगी उत्तर प्रदेश में सेहत और सियासत के डबल डोज वाले चैप्टर। पाठशाला में बात होगी देश में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों, उनकी क्लास ली जाएगी। और पाठशाला में बात होगी कि कश्मीर में शेर साहब क्यों आखिरकार होने लगा, क्या हुआ कश्मीर में ऐसा,
कि शेर साहब और शेर साहब के नारे वहां गूंजने लगे। इस एक एक चैप्टर की बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राजनीति की कक्षा की। तो आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि आज पॉलिटिकल साइंस में उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चैप्टर खुलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि बीजेपी कैसे उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के चेहरे पर 350 सीटें जीतने का प्लान बना रही है। अगले 6 महीने का सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार किसका सिक्का चलेगा। योगी, अखिलेश, मायावती, प्रियंका, ओवैसी सबने दिन रात एक किया हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। पूरे विपक्ष की लड़ाई इसी चेहरे से है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आज पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर और वाराणसी का दौरा किया। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया। 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने पूर्वांचल को मेडिकल हब बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने आज साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की साइकिल नहीं चलेगी। अब साइकिल का मतलब आप समझिए। इस साइकिल को आप एक पार्टी का चुनाव चिन्ह भी समझ सकते हैं, और इस साइकिल का मतलब यह भी हो सकता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहला, यानी कि जो राजनीतिक साइकिल चल रही थी कि एक की सत्ता नहीं तो दूसरे की सत्ता, दूसरे की सत्ता नहीं तो पहले की सत्ता, यह साइकिल भी नहीं चलने वाली है। अब सिर्फ विकास की बयार बहेगी। सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। भारत की राजनीति में एक आम कहावत है कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से आता है, और उत्तर प्रदेश अगर जीतना आपको हो तो आपकी पूर्वांचल में जीत जरूरी। बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। अगर हम हाल ही में पीएम मोदी के यूपी दौरे को देखते हैं अगर, तो आपको बता दें कि एक हफ्ते में उनका दूसरा पूर्वांचल दौरा है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी कुशीनगर गए थे, तो 4 महीने में तीसरी बार पीएम मोदी का पूर्वांचल दौरा है। पूर्वांचल पर बीजेपी के जोर की 2 बड़ी वजहें हैं। वो वजह आपको सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो क्या क्या वजह हैं। पूर्वांचल का जो स्टैटिस्टिक्स है वो समझाएं आपको। उससे पहले पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो नोटपैड की बात करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ आपको ज्यादा समय तक याद रहता है। पूर्वांचल पर यह बीजेपी का जोर क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हफ्ते में दूसरी बार और पिछले 4 महीनों में तीसरी दफा ये दौरा क्यों है? सबसे पहली बात करते हैं 2014 की। 2014 में, ये देखिए, आप साल याद रखिएगा और आंकड़े याद रखिएगा। 2014 में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उसके बाद आने वाले सालों में 2014 के बाद आप 2017 की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव को खुद याद होगा। उसके बाद 2019, यानी 2019 का जो लोकसभा चुनाव रहा था, उसमें वोटिंग परसेंटेज की, वोट शेयर की बात आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत इन तीनों चुनावों के दौरान पूर्वांचल से की। दूसरी बात क्या है? जो ये पहली वजह है। अब दूसरी वजह की आप बात कीजिए। दूसरी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसानों की नाराजगी है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान बहुल इलाका समझा जाता है, किसानों का आंदोलन पिछले लंबे वक्त से लगातार चल रहा है। उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां का इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है सबसे पहले किसान। किसानों से हालांकि कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन किसान
मानने के लिए तैयार उस वक्त नहीं हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी की भरपाई पूर्वांचल से करने की कोशिश की जा रही है और उसी पूर्वांचल में इन तीनों इलेक्शंस में उसी पूर्वांचल से इलेक्शन की शुरुआत की गई थी। अब और अगला फैक्टर क्या है, इसमें आप पूर्वांचल की बात कीजिए तो पूर्वांचल में कुछ बड़े नेताओं का दबदबा लोग अपने आप में समझते हैं कि हमारा बहुत दबदबा है। उसमें कौन है? उसमें अखिलेश यादव है, उसमें मायावती हैं। इन दोनों क्या, आप नाम मैं लिखता जाता हूं आपके साथ साथ, कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात कीजिए आप, या आप बात कीजिए मायावती। अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है और मायावती की जो बीएसपी है, इन दोनों की पार्टी का जो बेस है वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा मजबूत है कंपैरेटिवली कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में उनका जो सिक्का है वो कुछ कमजोर है। अब आपको पूर्वांचल की कुछ सियासी समीकरणें भी समझा देते हैं कि पूर्वांचल की सियासी समीकरणें क्या हैं, आपको बताते हैं आंकड़ों के जरिए। सबसे पहले आप पूर्वांचल की बात कीजिए कि पूर्वांचल में जिले कितने हैं, पूर्वांचल में वोट शेयर कितना है, किस पार्टी का कितना प्रदर्शन रहा है, ये तमाम बातें एक एक करके आपको हम समझाते जाते हैं। पूर्वांचल में सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि 28 जिले पूर्वांचल में, जो कि एक बड़ा भूभाग कवर करते हैं। विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 162 विधानसभा की सीटें। अगर हम लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटें। ये देखिए, अब आपको हमने बता दें कि पूर्वांचल की राजनीतिक अहमियत कितनी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात आती है। अब आपको दिखाते हैं कि चुनावों का जो गणित रहा है वो कितना रहा है। 2014 में लोकसभा चुनाव में कुल 27 सीटें, 26 सीटें जो रही थी, इसमें से जो सीटें थी उनमें से 26 सीटें थी बीजेपी के पास। अब ये आंकड़ा आप देखते जाइएगा, बीजेपी और उनके सहयोगियों को, बीजेपी प्लस इसको कर देते, 26 सीटें 28 में से जो मिली वो मिली बीजेपी उनके सहयोगियों को। अब 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में आपको बताया कि कुल 162 विधानसभा सीटें हैं पूर्वांचल में। 162 में से 115 सीटें, अब आप शेयर काउंट करते जाइएगा, 115 सीटें जो मिली वो बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को मिली 162 विधानसभा सीटों में से। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, कुल 27 सीटें थी, उसमें से 22 सीटें जो मिली 2019 में, 22 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगियों को प्राप्त हुई थी। ये चुनावी गणित आप समझिए। और ये हालात तब है जब मायावती और अखिलेश यादव दोनों एक साथ थे, यानी राजनीतिक धुरंधर भले ही अलग अलग हों, अलग अलग पार्टी हों, लेकिन जैसे सामने बीजेपी आती है तो सबका जो टारगेट होता है वो खाली एक पार्टी पर आ जाता है, वो खाली एक चेहरे पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है। उसके लिए दो बड़ी वजह हैं। अब वो बड़ी वजह क्या है मैं बता देता हूं। वो बड़ी वजह क्या है? पहली वजह जो है बीजेपी की राह में जो मुश्किल पैदा कर सकती है, वो बड़ी वजह है किसान आंदोलन। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भूभाग ऐसा है जो कि खेती पर निर्भर है और किसान आंदोलन की आंच आने की संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के राजनीतिक प्रदर्शन पर पड़ने की संभावनाएं हैं। दूसरी बड़ी वजह है जिसकी चर्चा भी काफी है, वो है महंगाई को लेकर के। महंगाई को लेकर के सरकार से सवाल लगातार पूछा जा रहा है और महंगाई को भी आप मान सकते हैं कि चुनाव में ये दोनों बड़ी वजह जिसको चुनौती के तौर पर बीजेपी को सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोल की बात आप कीजिए, पेट्रोल और डीजल की, अब महंगाई की आप सब्स्टिट्यूट की बात कर लीजिए, पेट्रोल की बात कीजिए आप, या बात कीजिए डीजल की। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही है। दोनों की कीमतें लगभग 100 के पार देश के कई हिस्सों में पहुंच चुकी हैं। लोगों का गुस्सा किसी और के वोट में तब्दील ना हो जाए, इस रणनीति पर बीजेपी को काम करना होगा और इसी रणनीति पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। अब बीजेपी का फॉर्मूला क्या है, आप ये फॉर्मूला समझिए। ये तो आपने समझ लिया कि क्या क्या चुनौतियां हैं, अब आप फॉर्मूला की बात कीजिए कि जीत का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। बीजेपी जीत का फॉर्मूला क्या तैयार है, क्योंकि ये दो चुनौतियां हैं, इनका हल तो निकालना पड़ेगा ना। इनका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है विकास और कास्ट का। पहला जो फॉर्मूला है उसकी आप बात कर लीजिए कि विकास की बात कीजिए और आप जाति की बात कीजिए।
विकास, सर्वांगीण विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, तभी जाकर लोगों का विश्वास आपके ऊपर होगा और हर एक जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर यह सुनिश्चित होता है तो तभी जाकर के उनका भी जो विश्वास है वो बीजेपी के ऊपर हो पाएगा। अब इन दोनों को और डिटेल में समझाऊं मैं, उससे पहले एक अगला फैक्टर बता देता हूं कि फॉर्मूला नंबर 2 बीजेपी का क्या है। बीजेपी का फॉर्मूला नंबर 2 है डबल फेस वैल्यू। डबल फेस वैल्यू। अब ये डबल फेस वैल्यू क्या है? डबल फेस वैल्यू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा। इन दो फॉर्मूला पर बीजेपी काम कर रही है। इसमें छोटा सा मैं आपको पहले समझा देता हूं कि विकास की बात क्या हो रही है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में विकास की नई बयार बहाने के लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, वो संकल्पित दिखी है। प्रदेश सरकार की तरफ से अनगिनत योजनाओं की शुरुआत की गई तो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम सौगातें लगातार दी गई। पूर्वांचल के नाम पर खासतौर पर हाल ही के दिनों में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सिर्फ नाम लिया जा रहा है कि पूर्वांचल को किस चीज की जरूरत है और केंद्र की तरफ से उसकी स्वीकृति मिलती जा रही थी। हाल ही आपने देखा होगा कि एक जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो भी किया गया था, उसमें भी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। ये दो चीजें ऐसी रही हैं जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के सीधे जिन चीजों का असर पड़े, उन दोनों चीजों को किया गया। 2017 में बीजेपी के पास पीएम मोदी के नाम पर सिर्फ एक चेहरा था, लेकिन इस बार डबल इंजन की सरकार के साथ डबल फेस भी है। उसी डबल फेस का जिक्र हम लोग यहां कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की जोड़ी है। इसके अलावा विकास की योजनाएं और कास्ट फैक्टर है। तो ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के चलते बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि उत्तर प्रदेश के लोग उनके ऊपर भरोसा जताएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार विकास मॉडल को लगातार आगे बढ़ा रही है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पिछली सरकारों से ज्यादा काम इस सरकार में हुआ है। यानी 2007 से 2012 की बात कीजिए, 2012 से 2017 की बात कीजिए, इन दोनों सरकारों में मिलकर के जितना काम हुआ उससे ज्यादा काम 2017 और 2022 के बीच में सरकार कर चुकी है। लोगों के जहन में ये आपको विश्वास लोगों को दिलाना है, ये बीजेपी की कोशिश है। योगी सरकार में कितना काम हुआ इसकी एक फैक्ट शीट आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट शीट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि पाठशाला में अगर आप आए हैं और आपको आंकड़े ना मिलें, आपको तथ्य ना मिलें, तो वो चीज मजा नहीं आएगी। देखिए फैक्ट शीट में लिख देता हूं यहां पर, और फैक्ट शीट के चलते आपकी स्क्रीन पर आप देखते भी जाएंगे कि जिस फैक्ट शीट का यहां बात हो रही है उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। आपको कुछ ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं, जहां पर नोएडा की सबसे पहले बात करते हैं। बड़ा जिला है गौतम बुद्ध नगर, वहां पर लोगों को क्या क्या सौगात मिली है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर का उत्तर प्रदेश का जितना एरिया है, वहां पर विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी, विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। धर्मनगरी अयोध्या की बात कीजिए, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 11 एयरपोर्ट ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिन पर काम लगातार जारी। 2014 में 16 जिलों तक सिर्फ कनेक्टिविटी थी, लेकिन वही कनेक्टिविटी बढ़कर के 2021 में, यानी सिर्फ महज पिछले 7 सालों में, पिछले 6 सालों में लगभग आप देखिएगा कि 16 जिलों से लेकर के 75 जिलों तक एयर कनेक्टिविटी स्थापित कर दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कीजिए, उसकी लागत आई लगभग 23,000 करोड़ रुपए, उससे थोड़ा सा ज्यादा, उसको बनाया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस को स्वीकृति दी गई। 2018 में पीएम मोदी ने उसकी नींव रखी थी और जल्दी इसका उद्घाटन होने की संभावना है, इसका उद्घाटन जल्दी होने वाला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, लागत तकरीबन 15 करोड़ रुपए, जिसका 70% काम पूरा हो चुका है। अप्रैल 2022 तक काम पूरा भी कर लिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, लागत 36,230 करोड़ रुपए। गंगा एक्सप्रेसवे आपको बता दें कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे के लिए 80% तक का जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है। अगला पड़ाव की बात करते हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। मार्च 2022 तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। तो ये सिर्फ बानगी आपको हमने दिखाई, जिस बानगी के जरिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शायद बीजेपी लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब हो पाए कि पिछली सरकारों ने कुल मिलाकर के जितना काम किया, मौजूदा सरकार उससे कहीं ज्यादा और बेहतर काम लोगों के लिए कर रही है। विकास के पैमाने पर योगी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में कितना काम किया, यह बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। केंद्र की योजनाओं का कैसे फायदा मिला, यह भी आपको बताते हैं। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश कितना हुआ। ये फैक्ट शीट ही चल रही है। फैक्ट शीट में आप सबसे पहले बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश में निवेश कितना होता है।
अब निवेश को हम सालों के पैमाने पर तोलेंगे कि किस साल में कितना निवेश आया। सबसे पहले आप आंकड़ा निकाल लीजिए कि 2012 से 2016 के बीच में उत्तर प्रदेश में कितना निवेश आया। इन 4 सालों के बीच में लगभग 25,000 और 81 करोड़ का निवेश आया। बड़ी रकम। इस रकम को आप याद रखिएगा, साल आप याद रखिएगा और याद रखिएगा बात किसकी कर रहे हैं। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में निवेश की। अब ये जो कार्यकाल आपको याद होगा, अखिलेश यादव का कार्यकाल था। ये अगली सरकार आती है, अगली सरकार की बात कीजिए, साल 2017 से साल 2021 की बात कीजिए। साल 2017 और साल 2021 जो हम डबल फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, उसके आंकड़े भी आपको समझाते जाएंगे कि पहला आंकड़ा यह है जो आपको अखिलेश यादव की सरकार के दौरान देखने को मिला। 2012 से 2016 में 25,081 करोड़ रुपए का ये निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया। लेकिन 2017 में जब सरकार बदली, जब निजाम बदला, तो कितना निवेश आया पिछले इन सालों में 2017 से 2021 तक? इसमें निवेश आया 1 लाख, इसमें निवेश आया 1,88,000 करोड़ रुपए। ये देखिए, अब आप दोनों के बीच में तुलना कर लीजिए कि यहां 4 साल में क्या हुआ, 25,081 करोड़ रुपए आए, और यहां 4 साल में क्या हुआ, मतलब कितने गुना। लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 10 गुना से ज्यादा यहां पर निवेश आ चुका है 2017 से 2021 के बीच की बात कीजिए। अब अगले पड़ाव की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में रैंकिंग आपको हम बताते हैं पाठशाला में, क्योंकि फैक्ट के बिना देखिए मजा नहीं आएगा, ना आपको सुनने में शायद मजा आएगा उतना अगर आपके सामने में फैक्ट ना रखूं और ना शायद मुझे बताने में। 2017 की बात कीजिए, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं। 2017 में जो रैंकिंग थी वो 12वें नंबर पर थी। कौन सी रैंकिंग थी? 12वां नंबर था। साफ सी बात है कि पिछली जो सरकार रही है, उस सरकार के क्रियाकलापों के द्वारा उस सरकार ने जो काम किए उसके आधार पर यह रैंकिंग बनी। 2017 में बिजनेस रिफॉर्म के तौर पर यह 12वें नंबर पर था। लेकिन 2019 में ये 10 अंक और बढ़ के ये दूसरे नंबर पर आ गए। अंतर आप देखिए कि 10 की रैंकिंग बढ़ जाती है, 10 की रैंकिंग बढ़ जाती है सिर्फ 2 सालों के अंदर 2019 का यह आंकड़ा है। अब बताते हैं आपको रोजगार की तस्वीरें। ये मैं हटा देता हूं, अब आपको रोजगार की तस्वीरें बताना शुरू कर देते हैं क्योंकि रोजगार के ऊपर भाई बड़ा शोर है कि प्रदेश सरकार में रोजगार नहीं है या प्रदेश सरकार ने रोजगार नहीं दिया। पिछली सरकार वाले ने बहुत अच्छा रोजगार दिया, उसके आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। अखिलेश सरकार जब थी, अब आप नाम देख करके और काम देख करके अंदाजा लगाते जाइएगा कि किस सरकार ने कितना काम किया है। अखिलेश सरकार जब प्रदेश में थी, यानी 2012 के बाद से 2017 तक में अखिलेश सरकार ने लगभग 2,20,000 लोगों को रोजगार दिया। ये प्रदेश सरकार का ये 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है। 2,20,000 लोगों को रोजगार दिया। लेकिन अभी तक अखिलेश सरकार में 2,20,000 आया। योगी सरकार में कितना आया? आपके लिए सवाल बहुत, आपके जहन में सवाल उठा होगा और इस सवाल का जवाब जानना आपके लिए जरूरी है। योगी सरकार में जो आया वो आंकड़ा आप खुद देखिए, ये है आंकड़ा। अब आप खुद आप तुलना कर लीजिए। अखिलेश सरकार में 2,20,000 तो योगी सरकार में 6,65,000 ये रोजगार का आंकड़ा है। अब आप प्रति व्यक्ति आय की बात कीजिए। अब प्रति व्यक्ति आय जो ये पहला फैक्टर हुआ, ये दूसरा फैक्टर हुआ कि हम लोग, क्योंकि आप देखिए कि समाज की जो संपन्नता है, समाज की जो खुशी है, लोगों की जो खरीदने की क्षमता है, वो इन्हीं चीजों के ऊपर निर्भर करती है कि रोजगार होगा तो आपके पास आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय आपकी बढ़ेगी। अखिलेश यादव की सरकार में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 47,000 रुपए, तकरीबन 47,000 रुपए के आसपास उनकी आय थी। लेकिन योगी सरकार में ये तकरीबन कितनी पहुंच गई? लगभग 65,000 रुपए। यानी अब देखिए कि लगभग 18,000 रुपए की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। 2017 और 2021 के आंकड़े ये आपको बता रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दरअसल रिपोर्ट कार्ड भी है कि जिस सरकार को आपने वोट दिया, जिस पार्टी को आपने वोट दिया, वो आपके साथ कितना इंसाफ कर रही है। अब इसके अलावा ये तो काम की बात हुई, अब बात हम लोग कास्ट फैक्टर की करते हैं, क्योंकि विकास के साथ साथ बीजेपी कास्ट फैक्टर पर भी काम कर रही है। सिर्फ सरकार भी नहीं,
पार्टी में भी इस फैक्टर पर काम हो जारी है। कोई भी मौका बीजेपी हाथ से जाने नहीं देना चाहती। अब बताते हैं आपको, आपने काम की बात की, अब बात करते हैं कास्ट फैक्टर की कि कास्ट फैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। और कास्ट फैक्टर देखिए इसलिए नहीं कि जातियों का वोट लेना है, कास्ट फैक्टर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जातियों को प्रतिनिधित्व मिले, क्षमता मिले, जातियां सशक्त हो। अब एक आंकड़े के मुताबिक आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी जो जनसंख्या है वो लगभग 52% है। लेकिन बीजेपी 31 अक्टूबर से, अब ये तारीखें भी आप नोट कर लीजिएगा, 31 अक्टूबर से आगे जाते जाते राज्य भर में एक सम्मेलन करने जा रही है जिसमें कि ओबीसीज को पूरा ध्यान में रखा जाएगा कि इनके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें अब तक नहीं हुई हैं, अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब बात करते हैं दलित पॉपुलेशन की, जो दलित जनसंख्या है, जो एससी जनसंख्या है, उसके बारे में क्या कहना है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। उसके आंकड़े ये हैं कि 21.5% उत्तर प्रदेश में उनकी जनसंख्या है। यहां पर 19 अक्टूबर से यह चीज शुरू हो चुकी है। दलितों को साधने के लिए अलग अलग जगहों पर सम्मेलन किया जा रहा है। अब ब्राह्मण की बात कीजिए, यह सिर्फ कास्ट फैक्टर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह कहा जाता है कि भाई जब तक आपने अगर जातियों को नहीं साधा तो आप वोट नहीं साध पाएंगे। ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत हैं? ब्राह्मण हैं 11%। इसके लिए बीजेपी ने क्या शुरू किया? बीजेपी ने ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन शुरू किया। यानी जो मेजर कास्ट शेयर होल्डर्स हैं उन सबको आपने मिलकर के साधना शुरू किया। 52 और 21 और 11 लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है, सीधा सीधा उनका ख्याल रखा जा रहा है। यह आपको कास्ट फैक्टर समझा है। आज पीएम मोदी ने प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। अब यह भी आप जानते चलिए कि क्या सौगात किस लिए दी जाती है और उसका महत्ता क्या होती है। अब आपको यह समझाते हैं पीएम मोदी की जो विजिट थी उसमें क्या क्या उत्तर प्रदेश को दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जो मिलेगा उत्तर प्रदेश की जनता उसी का इस्तेमाल कर पाएगी। उत्तर प्रदेश को मिले हैं 9 मेडिकल कॉलेज जिसकी घोषणा खुद पीएम मोदी ने की है। 9 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को दिए गए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के जरिए बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की। उसके पीछे की वजह है मेडिकल कॉलेज के नाम जिनके नाम पर रखे जा रहे हैं वो आपको समझना चाहिए क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज दिया, उसमें माधव प्रसाद त्रिपाठी के नाम पर उनका जो नाम है मेडिकल कॉलेज का रखा जाएगा। जनसंघ के दौर में उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं आपको एक काम करते हैं कि आपको एक एक करके जहां पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है और जो नाम दिया गया है वो सब कुछ आपको दिखाते रहते हैं। सिद्धार्थनगर की बात कीजिए, ये माधव प्रसाद त्रिपाठी पे ब्राह्मण वोट बैंक पर इसका लुभाने की कोशिश की गई है। जनसंघ के वक्त में माधव प्रसाद त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे, सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। ब्राह्मण वोट बैंक पर सीधा निशाना है। अब बात कीजिए एटा की जहां के लिए मेडिकल कॉलेज आवंटित किया गया है। इसका नाम किस पर रखा जाएगा? वीरांगना अवंतीबाई लोधी। आप सिर्फ नाम देखते जाइए और जगह देखती जाइए। अवंती बाई लोधी। अवंतीबाई लोधी कौन है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी मानी जाती है। लोधी समाज को साधने की कोशिश की गई। अब बात कीजिए प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का नाम सुनते ही आपके जहन में कई राजनीतिक चेहरे जो हैं वो आपके सामने आ चुके होंगे। प्रतापगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज आवंटित किया गया उसका नाम रखा जाएगा सोनेलाल पटेल के नाम पर। सोनेलाल पटेल जो है उनका नाम उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि राजनीति में दिलचस्पी रखता होगा और इस नाम को शायद ना जानता हो, लेकिन आपका तारुफ एक दफा फिर करवा देते हैं। पटेल समुदाय को संदेश देने की कोशिश है। अब जौनपुर की बात कीजिए आप। जौनपुर में किसके नाम पर रखने की कोशिश की गई है? इनका नाम रखने की कोशिश की गई है उमानाथ सिंह। ये एक एक जिला आपको बताते जा रहे हैं। उमानाथ सिंह जनसंघ के कार्यकर्ता रहे हैं। क्षत्रिय समाज को लुभाने की कोशिश की गई है। सामान्यकर्ता को सम्मान देने का संदेश भी है। अब बात करते हैं फतेहपुर की। जरा
नीचा हो जाएगा लिखने के लिए, मैं अगले पेज पर आपको लिखते हुए दिखाता हूं। ये तमाम बातें आपको याद रखनी होंगी। फतेहपुर में जो नाम रखा गया, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया। अमर शहीद जोधा सिंह अटैया और इनके साथ साथ ठाकुर दरियाव सिंह। ये दो नाम आप याद रखिएगा। ठाकुर दरियाव सिंह 1857 के संग्राम के नायक, फतेहपुर में दोनों ही लोकप्रिय हैं। ये आपको सीरीज पूरी दिखा दी हम लोगों ने कि आखिरकार किस किस जिले में मेडिकल कॉलेज आवंटित किए गए हैं और वहां पर किस नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा। पाठशाला में आगे बढ़ते हैं और पाठशाला में अब बात हम करते हैं स्पोर्ट्स की क्लास की, ताकि आपको बताएं कि आखिरकार स्पोर्ट्स की क्लास क्यों खास है और आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। तो T20 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान बढ़िया खेला और जीता, बात सिर्फ इतनी सी है। लेकिन इस मैच को लेकर के बवंडर मच गया। पाकिस्तान से हार के बाद दो चीजें हुई जो सबको चुभ रही, जो पर्सनली मुझे भी चुभ रही। पहली, देश के मुट्ठी भर लोगों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया, और दूसरा कि कुछ नेता भारत की हार को पीएम मोदी की हार बता करके खुश हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से समझाना आसान होगा। ये जो वीडियो है, ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। और याद रखिए कि टाइम्स नाउ नवभारत ने जितने भी वीडियो उठाए हैं, ये आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ ट्विटर के द्वारा वेरीफाइड किए हुए अकाउंट्स, यानी कि जो ब्लू टिक वाले अकाउंट हैं, सिर्फ उन्हीं अकाउंट के रेफरेंस से आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो को दिल्ली के सीमापुर इलाके का बताया जा रहा है। पाकिस्तान की जीत में जश्न मनाया गया, पटाखे चलाए गए। लेकिन हम साफ कर देते हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत ने कैमरा नहीं लगाया था कि आप ऐसी चीजें कीजिएगा तो हम बताएंगे, या हम वो आप पाकिस्तान की जीत का कोई सेलिब्रेशन होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि सपने में भी शायद किसी ने ना सोचा हो कि एक मैच होता है भारत पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत की हार होती है, पाकिस्तान की जीत होती है। पाकिस्तान की जीत की खुशी में कथित तौर पर पटाखे फोड़े जाएंगे। इस वीडियो में कम से कम यही दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये बीजेपी ओबीसी मोर्चा की मीडिया इंचार्ज अजय सहरावत ने वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत ऐसे किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता और ऐसे किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करता। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की मीडिया इंचार्ज अजय सहरावत के द्वारा जो वीडियो पोस्ट किया गया है, कहां का वीडियो है फिलहाल साफ नहीं, लेकिन एक और वीडियो पोस्ट किया गया और इस वीडियो में कुछ लिखा हुआ भी है। इसमें वीडियो में लिखा कि ये वीडियो कश्मीर के SKIMS कॉलेज के छात्रों का है। कश्मीर में MBBS कर रहे छात्र पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान की जीत के नारे लगा रहे हैं। क्या देश में किसी ने तस्वीर सोची होगी कि पाकिस्तान जीतेगा तो भारत के अंदर ऐसी जश्न की तस्वीरें आएंगी? और यकीन मानिए कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो कि देश को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर आप देखते होंगे कुछ लोग ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए, या कुछ लोगों की देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ये वही लोग हैं जो सवाल उठाने वालों को न सिर्फ मौका देते हैं बल्कि सबूत देते हैं, उनके हाथ में सौंपते हैं कि आप ये लीजिए सबूत, और अगले कई मौकों पर वक्त वक्त पर आप हमारी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाते रहिएगा, क्योंकि आपने काम ऐसा किया। अगर इस वीडियो में को ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए जो कैप्शन लिखा गया अगर वो सही है तो ऐसी तमाम सवाल उठना लाजमी। आपको पाकिस्तान भारत के मैच की तस्वीर दिखाते हैं कुछ। ये तस्वीर आपके लिए देखनी बेहद जरूरी। ये तस्वीर चूंकि वायरल हो रही है, जिसमें विराट कोहली और बाबर आजम दिख रहे हैं, इसी से जुड़ी एक और तस्वीर भी वायरल हो रही है। वो तस्वीर भी आप देखिए। ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर तब की है जब IPL में विराट कोहली रो रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, हालांकि ये खेल है, हार जीत लगी रहती है। कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं होती। आपको खाली अपनी अंदर की जिंदा दिली को जिंदा रखना होता है। लेकिन एक ही खेल में, दो अलग अलग मैचेस में, एक ही जैसी सिचुएशन में दो अलग अलग रिएक्शन आपको दिखाई पड़ते हैं। एक में विराट कोहली रोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी में तस्वीरें उलट नजर आ रही है, संदेश अलग है।
लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद विराट कोहली कूल लग रहे थे। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गले लगा रहे थे। खिलाड़ियों को गले लगाना, उनकी तारीफ करना, खुद संयमित रहना कोई बुराई नहीं है, लेकिन पब्लिक ये कह रही है कि सिर्फ हाथ मिलाकर भी काम चल सकता था। गले मिलकर के शाबाशी देने की शायद जरूरत नहीं होती। एक तरफ हार में आपके आंसू निकल जाते हैं, आप इतने द्रवित हो उठते हैं, तो दूसरी तरफ में आप एकदम कूल बन करके आप उनको गले लग जाते हैं। देश में रहकर देश की हार का जश्न मनाने वाले किरदार और भी आपको उनसे मिलवाएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्या कहा वो सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान We have two of the biggest markets in the world neighboring us. We have, through Afghanistan, the whole Central Asian markets, we have excellent relationship with China. But if somehow we improve our relationship with India, I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. इमरान खान शायद भूल गए कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका बयान एक प्रधानमंत्री वाला बयान नहीं था। मैच की जीत से डिप्लोमेसी पॉलिसी तय करने लगे इमरान खान को प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए, जो हार या जीत दोनों ही परिस्थितियों में सामान्य रहते हैं। हारने पर पीएम मोदी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं और जीतने पर और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इमरान खान तो शायद पद की गरिमा भूले हैं, या शायद पद की गरिमा का उनको उस वक्त याद नहीं रहा। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह हाल है तो उनके मंत्री कहां पीछे रहने वाले थे, वो तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद को पहले आप सुनिए। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था, और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो जो इमरान खान और शेख रशीद पाकिस्तान की जीत से उछल रहे हैं, इसे इस्लाम की जीत बता रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड कप में भारत हमेशा भारी पड़ा है। अगर भूल गए तो इमरान खान को आईना दिखाते हैं। मैदान चाहे युद्ध का हो या फिर क्रिकेट का, पाकिस्तान हमेशा पिटता आया है। एक या दो नहीं, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने 12 बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। इमरान खान, उनके मंत्री पेन पेपर लेकर ये नोट कर लें। अब नोट क्या कर लें वो दिखा देते हैं आपको कि ओडीआई वर्ल्ड कप 1992 सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत ने पाकिस्तान को 43 रनों से हराया। 1996 बेंगलुरु में भारत ने पाकिस्तान को 39 रन से हराया। 1999 मैनचेस्टर में भारत ने पाकिस्तान को 47 रनों से रौंद दिया था। 2003 सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। 2011 मोहाली में भारत ने पाकिस्तान को 27 रनों से हराया। 2015 एलिडेल ऑस्ट्रेलिया में भारत ने पाकिस्तान को 76 रनों से मात दी। 2019 मैनचेस्टर, भारत ने पाकिस्तान को 89 रनों से शिकस्त दी। ये तो वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है। अब T20 वर्ल्ड कप का इतिहास बताते हैं आपको। पाकिस्तान को दिखाते हैं कि 2007 डरबन में साउथ अफ्रीका में भारत ने पाकिस्तान को बॉल आउट से हराया था। 2007 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया था। 2012 कोलंबो श्रीलंका में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा था। 2014 ढाका में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। 2016 में कोलकाता में भारत के अंदर भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। ये वो आंकड़ा जो कि पाकिस्तान के
गृह मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए। और पाठशाला में अब राष्ट्रवाद की क्लास। गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर से कश्मीर में 3 दिन का उनका दौरा आज खत्म होना था, लेकिन अमित शाह ने उसे और बढ़ा दिया। अमित शाह अभी पुलवामा में है। वो सीआरपीएफ के जवानों से मिले, उनके साथ खाना खाया। अमित शाह के कश्मीर दौरे की एक एक तस्वीर अपने आप में एक एक मैसेज है, बड़ा मैसेज है। अमित शाह ऐसे वक्त में कश्मीर में है जब वहां टारगेट किलिंग बढ़ गई, तो इसलिए अमित शाह के दौरे की अहमियत काफी बढ़ जाती है। कश्मीर पहुंचकर अमित शाह ने एक साथ कई संदेश दिए। वो तस्वीर आपको दिखा दें। ये सबसे पहली तस्वीर आप देखिए। मोदी सरकार के एजेंडे में कश्मीर सबसे ऊपर है, ये संदेश साफ है। दूसरा संदेश है कि किसी को भी घाटी का अमन चैन बिगाड़ने नहीं देंगे, ये तस्वीर साफ है। तीसरा संदेश कि आतंकियों की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। चौथा संदेश, आतंकियों का जवाब कश्मीर के विकास से दिया जा रहा है। अमित शाह आज रात सीआरपीएफ कैंप में रुकेंगे। अमित शाह पुलवामा के लेथपुरा में बने सीआरपीएफ कैंप में हैं और लेथपुरा वही जगह है, आपको याद दिलाएं, 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। अमित शाह ने जवानों से कहा कि आप लोग 24 घंटे देश की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं, इसलिए देश चैन की नींद सोता है। ये मेरे दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पुलवामा में जहां हमला हुआ था, वहां अमित शाह का जाना, जवानों के साथ उन्हीं के कैंप में रुकना, यह साफ संदेश है कि सरकार सुरक्षा बलों के साथ है। ये तस्वीर आप देखिए। देश का गृह मंत्री जब एक टेबल पर बैठकर जवानों के साथ खाना खाता है, उनको यह विश्वास दिलाता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, तो जवानों का जो आत्मविश्वास है वो 4 गुना बढ़ जाता है। सीआरपीएफ के कैंप में गृह मंत्री का होना जवानों के मनोबल को बढ़ा रहा है। ऐसा हालांकि कम होता है जब देश का गृह मंत्री सीआरपीएफ कैंप में रात बिताए। अमित शाह ने जवानों के साथ खाना भी खाया और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो श्रीनगर में सिविल सोसाइटी के लोगों को संबोधित करने से पहले अमित शाह मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास हटाने का निर्देश देते हुए दिखाई दिए। अमित शाह ने कहा कि मैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के और बिना बुलेट प्रूफ ग्लास के आपके बीच मौजूद, आपसे दिल खोलकर बात करने आया। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये साफ कहा गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का बुलेट प्रूफ शील्ड हटवाना कोई स्टंट नहीं था, यह उनका भरोसा था, जताने का तरीका था। वो इस संदेश देना चाहते थे कि कश्मीर की जनता और सरकार के बीच कोई बाधा नहीं है, एक डायरेक्ट कनेक्शन है सरकार और कश्मीर के बीच। और पाठशाला में हम लोग आगे बढ़े, उसी बीच एक बड़ी खबर यह कि लखनऊ के मड़ियाव थाने में गोसावी को सरेंडर नहीं करने दिया गया। पुलिस पूछ रही कि लखनऊ में सरेंडर क्यों करना चाहते हैं, तो गोसावी ने कहा कि मेरे नजदीक में यही थाना है। पुलिस ने कहा कि आप कहीं और देखिए, लेकिन यहां आप सरेंडर नहीं कर सकते। आपको बता दें कि गोसावी ने पहले लखनऊ में सरेंडर करने की बात की थी, लेकिन जिस थाने को चुना गोसावी ने, उस थाने ने सरेंडर करवाने से मना कर दिया। हेलो हेलो सर, मड़िया पुलिस चौकी। हेलो हाँ सर, अभी चौकी पे हो आप? हेलो नहीं सर, मुझे वहाँ पे मतलब आना था। मैं किरण गोसावी बोल रहा हूँ। हाँ तो सर मुझे यहाँ क्यों आएंगे जी? यहाँ क्यों आएंगे? मड़ियाव क्यों जाएंगे जी? मड़ियाव क्यों जाएंगे सर? मुझे जरा सरेंडर होना है सर। क्या सरेंडर होना है सर? यहाँ क्यों सरेंडर होना है जी? मड़ियाव में क्यों सरेंडर होना है सर? क्योंकि नजदीक का पुलिस स्टेशन यही है मेरे लिए। नहीं ऐसा नहीं है जी, आप कहीं और देखिए, आप कहीं और देखिए। तो पाठशाला में आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए तमाम वो पहलू बताए, वो तमाम समीकरण समझाए, वो तमाम तथ्य दिए जो कि चुनाव से पहले आपके लिए जानना जरूरी है। और आपको तस्वीरें दिखाई जो कि देशवासी होने के नाते गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने होनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए।